मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि मिथिलेश श्रीवास्तव की कुछ कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है भाषा के भीतर बाहर। वो जानता है कि उसकी अपनी एक भाषा है। पूरी जिंदगी उसी भाषा के भीतर उसे रहना है। सोते जागते, लड़ते भिड़ते, परिवार पालते, अपनी भाषा के भीतर बाहर की आवाजाही उसे उदास नहीं करती। उसकी आत्मा उसे तब कचोटती है जब एक ही तरह के शब्दों में संवाद होने लगता है। उसे याद आने लगता है कई साल से जिंदगी बमुश्किल 10 वाक्यों में सिमटती रही है। शुक्रिया, नमस्ते, कल से समय से दफ्तर पहुंचूंगा, कल छुट्टी कर सकता हूं, इरादतन कभी कुछ नहीं किया, कंप्यूटर आता नहीं है, सीख लूंगा, दूध, सब्जी, स्कूल की फीस, पढ़ने में बच्चा ठीक है, लेकिन टीचर कहती है उसका मन खेलने में अधिक लगता है। चादर उड़ा दो, लाइट बुझा दो। एक ही तरह के वाक्य बोलते वह थकता तो नहीं है। बार बार बोलते हुए उसे बस इतना लगता है कि भाषा बहुत छोटी हो गई है। इतनी छोटी भाषा से बाकी जिंदगी गुजर नहीं सकेगी। उसकी मुश्किल है कि उसे कोई और भाषा नहीं आती। आग लगा दो, घर जला दो, फूंक दो घर, मार दो चाकू, बाह मरोड़ दो, गर्दन की नसें दबा दो। वो अपनी भाषा में ऐसे वाक्य नहीं चाहता, बोलता भी नहीं है, लेकिन चलते फिरते, सफर करते, हाट बाजार, मेले ठेले में इसी तरह के वाक्यों की गूंज रहती है। वो उनकी भाषा सीखना चाहता है जो बोल नहीं सकते। इसका मतलब यह नहीं कि जो बोल नहीं सकते उनके मुंह में जुबान नहीं है। जो बोल नहीं सकते उनकी भाषा उनकी उंगलियों के संकेत में होती है, चेहरे के हाव भाव और झपकती पलकों में होती है। वो अपने गुस्सों को संकेतों में प्रकट करते हैं और नारे लगाते समय उनकी नसें तनी रहती हैं। उसे यह भाषा मानवीय लगती है। वो अपने गुस्से को प्रकट करना चाहता है, बिना चीखे चिल्लाए, आतंक फैलाए। उन संकेतों को वो सीखना चाहता है। जो देख नहीं सकते उनकी भाषा बहुत सहज होती है। कदमों की आहट से आपदाओं और खतरों को भांप लेते हैं। आंख वाले यदि आंख बंद करके देख नहीं पाने का स्वांग करते हैं तो किसी पत्थर से टकरा जाते हैं, किसी गहरी खाई में गिर जाते हैं। एक बार ब्रेल भाषा की बिंदियों पर उसने उंगलियां घुमाई थी। वो कोई अनजानी सी, रहस्यमय सी नहीं, अपनी सी भली सी लिपि लगी थी। जैसे उंगलियों की मांसपेशियों को किसी ने सहला दिया है। वो ऐसी लिपि सीखना चाहता है। उसे अपने भाई की याद आई और उसे समझ में आया कि पागलों की भी एक भाषा होती है। उनकी भाषा में एक खास किस्म की व्यग्रता, मासूमियत और विनम्रता होती है, सब एक साथ।
वो अक्सर मौन रहते हैं। उनके बोलने में आग की मासूमियत होती है और विवशता भी। अपनी भाषा के भीतर वो एक फूल को फिर से खिलते हुए देखना चाहता है, खिलने की आवाजें सुनना चाहता है, खिलते हुए फूल के किस्से सुनना चाहता है। खिलते हुए फूल किस किस की ओर झुका, किस किस के आगे तना रहा। जब भीगा ओस के गिरने से तो उसे किसकी याद आई। पंखुड़ियां बिखरने लगी, तब उसकी आत्मा कहां थी। अपनी भाषा के भीतर मनुष्यता को अपमान से बचाना चाहता है। अपनी भाषा में उजड़े हुए लोगों को बसते हुए देखना चाहता है। अपनी भाषा में प्रेम और मित्रता के सपने देखना चाहता है। अपनी भाषा में विनम्रता को आंच देखना चाहता है। अपनी भाषा में विनम्रता की आंच देखना चाहता है। अपनी भाषा में आदमी के लिए आदमी बनना चाहता है। अपनी भाषा में ऐसे शब्द खोज रहा है जो चुभे नहीं कील की तरह। भाषा के बाहर की दुनिया के सारे निष्कपट शब्द अपनी भाषा में लाना चाहता है, जो सिर्फ प्रेम और प्रेम बोलते हैं। वो अपनी भाषा की तरफ भी आएगा, वो आपकी भाषा की तरफ भी आएगा और आपसे कुछ सुंदर शब्द मांग के ले जाएगा अपनी भाषा में। वो अभी अभी नींद से जागा है। सपने में बोले गए नए वाक्यों को याद करने की कोशिश करता हुआ वो अभी अभी नींद से जागा है। सपने में बोले गए नए वाक्यों को याद करने की कोशिश करता हुआ। और अब सुनिए मिथिलेश श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है इंसानों के इस शहर में। घर के जिन कोनों अतरों की ठीक से हम सफाई नहीं करते, कबूतरों के जोड़े आते हैं, घोंसला बनाते हैं। तिनकों की उन्हें बारीक पहचान होती है। वो फर्क कर लेते हैं अच्छे तिनकों और बुरे तिनकों में। अंडे देने के बाद जो जतन हम कर ले, वो अपना घोंसला नहीं छोड़ते। हम निर्दयी होकर अंडे फोड़ देते हैं। वो उदास हो जाते हैं, आकाश में उड़ते हैं और बार बार घोंसले के पास लौटते हैं। जैसे मेरा घर उनका घर है। पुकारते हैं अपने चूजों को सुरीली आवाज में। शायद वो हमें हत्यारा समझते हैं। कबूतरों की मासूमियत पर हम थोड़ी देर मुग्ध रहते हैं, थोड़ी देर क्षुब्ध रहते हैं। छिपकलियां बड़ी भोली और मासूम लगती हैं। दीवार पर इधर से उधर भागती हुई शिकार करने में माहिर। हालांकि उनके जबड़ों से डर लगता है। हम उन्हें भगाते हैं तो कहीं छुप जाती हैं। वो लौट आती हैं दीवारों पर। जब हम उनका पीछा करना छोड़ देते हैं, जैसे कि अपने घर लौट आई हैं। मकड़ियां बहुत परेशान करती हैं। जहां तहां जाले बुन देती हैं। इनके जाले देखकर कोई भी कह देता है यहां मकड़ियां रहती हैं और कोई नहीं। इनके जाले हम तोड़ते रहते हैं। इनके जाले हम तोड़ते रहते हैं। और अब सुनिए मिथिलेश श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गठरी के भीतर। आधी रात के बाद आंधियां आती हैं इन दिनों। हम गाढ़ी नींद में सो रहे होते हैं उस वक्त। उड़ा ले जाती हैं जरूरी सामान हर रात। चुरा ले जाती हैं हमारे सपने और वो आवाजें जो हमें थामे रहती हैं। मैं कई बार सोचता हूं किसके भरोसे गाढ़ी नींद में सोते हैं हम, जानते हुए कि अगली सुबह कई ऐसी खबरें लाएंगी
जो तितर बितर कर देंगी जीवन की व्यवस्था। जीवन को समेटने में बीते हैं कई बरस, बटोरते हैं हम जीवन को आगे बढ़ते हुए, जैसे रात में सोने के पहले बालकनी से समेट लाते हैं सामान। पीछे मुड़कर देखते हैं बिखरते हुए सब कुछ, शरीर को छोड़कर भाग रही आत्माओं को जो अंजुरी में आते आते फिसल जाती हैं। एक परिवार जो सुख की लालसा लिए बिखर जाता है, एक दुनिया जो भरी रहती है रुदन और सिसकियों से, एक यात्रा जिसमें अब रहते हैं गिनती के लोग, एक छत जिससे टपकती रहती है बारिश की बूंदें, बेइंतहा बौछारें हमारी बालकनी को डुबो जाती हैं। रात भर हम नावों को खेते रहते हैं उस गहरी नींद में, हमारी गठरियां बहती रहती हैं धारा की दिशा में, किनारे को खोजती हुई। गठरियों के भीतर हमारा संसार है, भीगता हुआ डूबता हुआ। धूप उगनी चाहिए अगली सुबह। और अब सुनिए मित्री श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है लावारिस युग में। लावारिस युग में किसी दिन कंबल में लिपटे हुए हम पाए जाएंगे। हमें तलाशता हुआ कोई अनजान आएगा घर का दरवाजा तोड़कर। नाक पर रुमाल रखे हुए हमारे फोन में परिजनों का नंबर खोजेगा। कहीं कोई फोन नहीं उठाएगा, लावारिस समझकर हमें उठा ले जाएगा। जिस तरह से लाशें नदी में तैरती हुई बहती हुई चली आ रही थीं, एक जगह से दूसरी जगह, जिस तरह से हम भटक रहे थे एक सपने से दूसरे सपने में, एक नींद से दूसरी नींद में, एक उम्मीद से दूसरी उम्मीद में। कोई कह रहा था जरूर मिलेंगे शमशानों में। कफन और लकड़ियां और आग और चार कंधे, शव यात्रा जैसी यात्रा होगी। हमें सुकून मिलेगा कि हम लावारिस नहीं हैं। और अब सुनिए मित्री श्रीवास्तव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है निष्क्रियता। चुप रहना और प्रतिक्रिया देने से बचना। निष्क्रियता है क्योंकि चुप रहने से कुछ बदलता नहीं। चुप रहना और प्रतिक्रिया देने से बचना निष्क्रियता है क्योंकि चुप रहने से कुछ बदलता नहीं है। जैसे पत्थर हमारी बुद्धि पर चुपचाप स्थिर बैठा रहता है, जिंदगी भर पत्थर को उछालने का साहस जुटाते हैं, साहस भी पत्थर के सामने दम तोड़ देता है। बोलते रहना भी निष्क्रियता है क्योंकि बोलते रहने से कुछ नहीं बदलता। तो वह बोलना त्वरणहीन गति के समतुल्य है। यह समय न चुप रहने का है, न बोलते रहने का, आवेग पैदा करने का है। समूह की बातें जब तक समूह का अतिक्रमण नहीं करेंगे, बाहर जाकर हमारी असमर्थता की कथा नहीं सुनाएंगी, आवेग पैदा नहीं होगा। हम अपनी निष्क्रियता को छुपाना चाहते हैं ऐसे समय में जब हमें आवेग की जरूरत है। हम सक्रिय क्यों हैं? इसलिए कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम सक्रिय हैं, जबकि हमारी सक्रियता निष्क्रियता के बराबर है। आजाद हिंदुस्तान में हमने एक बार सक्रियता देखा है, 1977 में।
2 साल के भीतर उसे विसर्जित होते हुए भी देखा। हम अपने दमकते चेहरे की आभा में प्रभावहीन बोलने की निष्क्रियता को नहीं देख पाते। हम अपने दमकते चेहरे की आभा में प्रभावहीन बोलने की निष्क्रियता को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि हम सक्रिय हैं। हमें लगता है कि समय ठहरा हुआ है हमारे लिए। हमें लगता है कि समय ठहरा हुआ है हमारे लिए। और अब सुनिए मिथिलेश श्रीवास्तव की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है उजाले की कीमत। महीने के आखिर में खाते में पैसा बचे रहने की उम्मीद बची नहीं है। मेरी अर्थव्यवस्था की यही सच्चाई है। अनावश्यक आधुनिक खर्चे आवश्यक हो गए हैं। पीएनजी गैस का बिल 1000 से ऊपर, बिजली का बिल 2000 से ऊपर, तरह तरह के टेलीफोन के बिल अलग। फिर भी कोई सच्ची मोहब्बत भरी बातें नहीं करता। मुझे अचानक याद आया, मैं अंधेरे का बाशिंदा हूं, फिर बिजली का बिल क्यों आता है? अजीब है। अंधेरे में रहते हुए उजाले की कीमत चुका रहा हूं। यह भी अजीब है। अंधेरे की खिड़की से झांकता हूं, मेरा घर छोड़ के चारों तरफ उजाला है। अजीब है, अंधेरे में रहते हुए उजाले की कीमत चुका रहा हूं। यह भी अजीब है। अंधेरे की खिड़की से झांकता हूं, मेरा घर छोड़कर चारों तरफ उजाला है। मेरा घर छोड़कर चारों तरफ उजाला है।